हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई सेकेंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, रणनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संगठन के सिद्धांत के बारे में। तो संगठन के सिद्धांत में मैं आपको पहले संगठन का अर्थ पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इन संगठनों के गुण तथा दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको पद सोपान, आदेश की एकता और निर्णय के क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं संगठन के सिद्धांत को। तो संगठन के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि संगठन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो संगठन शब्द होता है तो यह ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी रूपांतरण होता है या हिंदी अनुवाद होता है। तो संगठन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द होता है तो यह ग्रीक शब्द ऑर्गेनिज्म से इसका उद्भव हुआ है, या ग्रीक शब्द ऑर्गेनिज्म से इसका उद्गम हुआ है या इसका उद्भव हुआ है। और इसका फिर अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि ऐसी इकाइयों से है जो आपस में इस प्रकार से अंतः संबंधित होती है कि वे सभी मिलकर एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये इसका ऑर्गेनिज्म का अर्थ बताया गया है। फिर इसके बाद देखिए इसका एक पूर्ण अर्थ क्या हो जाता है? तो प्रशासन की संस्थागत अभिव्यक्ति ही संगठन होती है, अर्थात समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से जब कुछ व्यक्ति मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो उसे हम संगठन कहते हैं। यह संगठन का अर्थ होता है। अब इसके बाद में मूने ने इसका अर्थ बताया है। तो मूने ने कहा है कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय सहयोग का नाम ही संगठन होता है। तो ये कहा है मूने ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए कि जो संगठन होते हैं, तो संगठन की बात करें हम तो संगठन प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं, मतलब सरकारी संगठन भी होते हैं और निजी संगठन भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए कि जो संगठन होते हैं तो इसके संबंध में मैकिन्से जो कि एक विद्वान है, तो मैकिन्से का 1980 में प्रतिपादित 7S मॉडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैकिन्से ने 1980 में एक मॉडल प्रस्तुत किया था संगठन के संबंध में, जिसे 7S मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यह संगठन के डिजाइन का विश्लेषण करता है कि संगठन का प्रारूप कैसा होगा, संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, ये इन्होंने मैकिन्से ने बताया था। फिर इसके बाद में इस मॉडल में 7 तत्वों को शामिल किया गया है जो किसी भी संगठन की सफलता के लिए अधिक इसको महत्वपूर्ण माना जाता है या इसको आवश्यक माना जाता है। तो मैकिन्से ने जो 7 तत्व बताए हैं उन 7 तत्वों का संगठन में पाया जाना बहुत जरूरी है, और अगर ये संगठन में नहीं पाए जाते हैं तो वह संगठन सफल नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इन्होंने जो 7 तत्व बताए हैं उनको 2 वर्गों में इन्होंने बांटा है। तो कौन कौन से 2 वर्ग हो जाते हैं? तो पहला वर्ग हो जाता है इसका कठोर तत्व, मतलब हार्ड तत्व, और दूसरा हो जाता है सहज तत्व या सरल तत्व या सॉफ्ट तत्व। आ रहा समझ में? ऐसे 2 वर्गों में इन्होंने बांटा है। तो मैकिन्से ने कठोर तत्वों में जिसको शामिल किया गया है, तो पहला हो जाता है रणनीति, मतलब संगठन के लिए थोड़ा कठिन कार्य होता है रणनीति बनाना, कि रणनीति कैसे बनाई जाए। अब वह चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, रणनीति सभी में बनानी पड़ती है, दोनों ही संगठन में रणनीति बनानी पड़ती है। दिन प्रतिदिन कार्यों में या हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए भी हमें रणनीति बनानी पड़ती है। इसके बाद फिर दूसरा होता है संरचना। तो मैकिन्से ने कहा कि जो भी संगठन होता है उसकी एक निश्चित संरचना होनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। फिर इसके बाद में प्रणाली या व्यवस्था। तो जो भी संगठन हो, चाहे निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, तो दोनों में एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रणाली होना चाहिए, और एक प्रणाली के तहत, एक सिस्टम के तहत ही इन संगठनों को कार्य करना चाहिए। ये इन्होंने बताया मैकिन्से ने कठोर तत्व के अंतर्गत। अब इसके बाद में कुछ इन्होंने सरल तत्व या सॉफ्ट तत्व भी बताए थे। तो कौन कौन से हैं वो सहज, सरल या सॉफ्ट तत्व? तो पहला इन्होंने बताया कि कर्मचारी। ठीक है, तो संगठन में कार्य करने के लिए कर्मचारी चाहिए जो कि आसानी से मिल जाते हैं।
फिर इसके बाद में दूसरा होता है कौशल या स्किल होना चाहिए, मतलब जो भी कर्मचारी है तो उसमें कार्य करने का गुण होना चाहिए, कार्य करने का कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला हो जाता है शैली। तो जब यह कर्मचारी कोई भी कार्य करेगा तो कार्य करने की एक शैली होना चाहिए कि किस शैली से कौन सा कार्य किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है साझा मूल्य होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी कार्य करेंगे इन सभी में साझा या सब में साझेदारी होना चाहिए, सभी को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने 7S मॉडल प्रस्तुत किया था जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठन के संबंध में मैकिन्से ने 7S मॉडल कब दिया था, तो आपको याद रखना होगा 1980 में। उल्टा पूछ सकता है कि मैकिन्से ने 1980 में कौन सा मॉडल दिया था, तो 7S मॉडल दिया था। फिर आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि मैकिन्से ने संगठन के संबंध में 7S मॉडल दिया था, तो बताइए वे 7 या 7 तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये 7 तत्वों को आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें संगठन की विशेषताएं। तो संगठन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है देखिए इसमें। तो पहली विशेषता है कि संगठन प्रबंध का यंत्र होता है। ठीक है, तो संगठन में सबसे पहला जरूरी होता है मैनेजमेंट। तो जिस संगठन का मैनेजमेंट या प्रबंध सही होगा वह संगठन सफल होगा, और अगर संगठन का मैनेजमेंट सही नहीं है, प्रबंधन कार्य अगर सही नहीं है तो वह संगठन सफल नहीं हो सकता, वह चाहे सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो। इसके बाद फिर इसके अभाव में प्रबंध अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला जाता है कि समूहों के प्रयासों को निर्देशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो समूह में काम करते हैं संगठन में, तो उनके सभी प्रयासों को निर्देश के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो समय समय पर उन्हें सुझाव दिया जाना चाहिए, समय समय पर उन्हें आदेश की आवश्यकता भी होती है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता होती है कि संगठन संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो संगठन होते हैं तो ये संरचनात्मक संबंध को स्थापित करता है, मतलब कि इसमें जितने भी कार्य करने वाले कार्मिक हैं इन सब से मिलकर संगठन की एक संरचना होती है। फिर जो सबसे ऊपर कोई ना कोई एक उच्चाधिकारी होगा, फिर उसके अधीन कुछ अधीनस्थ कार्य करेंगे, फिर उन अधीनस्थों के अंदर भी हो सकता है और कोई काम करे। ठीक है, तो ऐसे फिर क्या होता है, संगठन की एक संरचना तैयार हो जाती है, संगठन की एक संरचना बन जाती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है, और यह चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, यह व्यक्तियों का समूह होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में कि यह समूह के कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन के अधीन संगठित होकर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि संगठन में जितने भी कार्मिक होते हैं कार्य करने वाले, तो ये नेतृत्व के निर्देशन में, मतलब इनका कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला होता है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ये सभी लोग संगठित होकर कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि यह समूह के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। तो समूह में कार्य करने वाले जितने भी कार्मिक हैं सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। हर कार्मिक को, हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, अब वह चाहे निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे देखिए, संगठन के साथ व्यक्ति के संबंध तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संगठन को 2 भागों में बांटा जाता है। तो संगठन के 2 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला प्रकार हो जाता है औपचारिक संगठन और दूसरा हो जाता है अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार होते हैं, याद रखना। अगर एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि संगठन के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। ये 2 प्रकार इसके होते हैं। अब पहला प्रकार देखिए इसमें औपचारिक संगठन, या जिसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए इसमें औपचारिक संगठन क्या होता है, तो औपचारिक संगठन संगठन के उस स्वरूप को कहा जाता है जिसका निर्माण एक निश्चित समय पर पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, औपचारिक संगठन कहलाता है। मतलब
कि ये जो औपचारिक संगठन होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये पूर्व नियोजित तरीके से स्थापित किए जाते हैं। मतलब इनमें पहले से योजना तय की जाती है, फिर इसके लिए कुछ नियम तय किए जाते हैं, आ रहा समझ में, और इन नियमों को ध्यान में रखते ही सभी कार्मिकों को काम करना पड़ता है। तो ऐसे संगठन को हम औपचारिक संगठन कहते हैं। इसके बाद फिर इसमें उद्देश्य, सिद्धांत, फिर नियम निर्धारित होते हैं। तो जो भी औपचारिक संगठन होता है तो इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में कि जो औपचारिक संगठन होते हैं तो इनके कुछ नियम भी निर्धारित होते हैं और ये निर्वैयक्तिक होते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो संगठन होगा, तो ध्यान रखिए ये क्या है, ये वंशी का होता है। तो यह संगठन कैसा है, तो यह निर्वैयक्तिक होता है। मतलब इसमें व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्ति स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता है, यहाँ पर तटस्थ होकर कार्य करता है, ईमानदारी से कार्य करता है। तो यह संगठन कैसा हो जाएगा, निर्वैयक्तिक होता है। तथा इसमें स्पष्ट कार्य विभाजन होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य स्पष्ट होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, कौन से कार्मिक को कौन से कार्य दिए जाएंगे, कौन सा अधिकारी कौन सा कार्य करेगा, ये सब इसमें निश्चित होता है। ये इनमें सब में कार्य का विभाजन स्पष्ट होता है। फिर इसके बाद में औपचारिक संगठन को यांत्रिक संगठन तथा संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन भी कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो औपचारिक संगठन होते हैं तो औपचारिक संगठन सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक जागरूकता के साथ स्थापित किए जाते हैं और इसमें सहयोग, अधिकार और दायित्व ये इसमें स्पष्ट होते हैं और इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। आ रहा समझ में? और इसमें अधिकार स्पष्ट होते हैं। इसके बाद में फिर दायित्व सबके स्पष्ट होते हैं, किस कर्मचारी का, किस कार्मिक का कौन सा दायित्व होगा, किसका अधिकार कौन सा होगा, ये सब इसमें स्पष्ट होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए इसमें चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके बाद में जो औपचारिक संगठन होते हैं तो औपचारिक संगठन नियम, प्रणालियों, नीतियों और पद्धतियों के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और कार्य विशिष्टीकरण तथा आदेश की एकता का पालन इनमें किया जाता है। तो जो औपचारिक संगठन होते हैं तो उनमें यह महत्वपूर्ण होता है कि उसमें आदेश की एकता का पालन जरूर किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि जो औपचारिक संगठन होते हैं, ठीक है, तो औपचारिक संगठन के कुछ गुण होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं, तो पहला देखिए इसमें औपचारिक संगठन के कुछ गुण हैं। तो पहला संगठन है इसमें इस संगठन का पहला गुण होता है कि इस संगठन में कार्य का दोहराव नहीं होता, कार्यों में दोहराव नहीं होता। मतलब कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। कैसे नहीं होती, कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह वही कार्य करेगा। तो एक कार्मिक जो कार्य कर रहा है तो दूसरा कार्मिक वही कार्य नहीं करेगा। तो ऐसे इसमें कार्यों का दोहराव नहीं होता, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती कार्यों में। ये पहला गुण है इसका। और दूसरी विशेषता, दूसरा गुण इसका यह होता है कि सत्ता सूत्रों की इसमें स्पष्टता होती है। मतलब ये कि किस व्यक्ति के पास कौन सा अधिकार होगा, इसमें ये स्पष्ट होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिर इसके बाद में अगला आता है कि मानवीय प्रतिस्पर्धा पर रोक होती है तथा कार्मिकों के मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है। तो जो मानवों के बीच में, मनुष्यों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है तो उस प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को नियंत्रित करता है और जो कार्मिक होते हैं, कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाता है यह औपचारिक संगठन। इसके बाद फिर अगला गुण होता है इसमें कि कार्मिकों की कार्य कुशलता और कार्य माप इसमें संभव होती है। मतलब कि जब औपचारिक संगठन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्मिक कार्य करता है तो जब एक ही कार्य को बार बार करेगा, मतलब इनमें कार्यों का विभाजन होता है, कार्य का स्पष्टीकरण होता है। तो जब एक ही व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है, ठीक है, तो वह उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है, वह कार्य में कुशल हो जाता है, ठीक है, एक्सपर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में वही कार्य वह और शीघ्रता से करेगा, ये इसका गुण होता है औपचारिक संगठन का। फिर इसके बाद में कुशलता को इससे बढ़ावा मिलता है। फिर इसके बाद में कार्य माप संभव होता है। मतलब कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है इसकी जानकारी, इसकी सूचना आसानी से प्राप्त हो जाती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये थे इसमें औपचारिक संगठन के गुण। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है औपचारिक संगठन के कुछ दोष भी होते हैं। तो औपचारिक संगठन के गुण के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। तो ये इस प्रकार हैं। तो देखिए इससे कुछ दोष होते हैं, जिसमें पहला दोष होता है मानवीय पहलुओं की उपेक्षा। इसका अर्थ यह होता है कि जो औपचारिक संगठन होते हैं तो उसमें जो नियम है उसके अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। आपकी क्या समस्या है इससे संगठन को कोई मतलब नहीं होता। आ रहा समझ में? तो इसमें मानवीय पहलुओं की उपेक्षा की गई है। दूसरा यह होता है कि यह कठोर स्वरूप होता है। आ रहा समझ में? मतलब कि जो औपचारिक संगठन होते हैं इनका स्वरूप कैसा होता है? तो कठोर होता है। फिर इसके बाद में तीसरा है इसमें दोष कि समन्वय की समस्या होती है। इसमें बराबर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें प्रयत्नों की समकालिकता नहीं हो पाती है, बराबर इसमें तालमेल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कई बार अधीनस्थों तथा उच्चाधिकारियों के बीच में मनमुटाव बना रहता है। कभी कभी इनमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आ रहा समझ में? या फिर कभी कभी जो अधीनस्थ होते हैं वह अपने उच्चाधिकारी की बात नहीं मानता है। तो ये समस्याएं इसमें होती है। फिर इसके बाद में अगला है दोष इसका कि पहल शक्ति की समाप्ति होती है। मतलब कि जो औपचारिक संगठन होते हैं ठीक है, अब जो औपचारिक संगठन है तो इसमें तो जो नियम बने हैं उन नियमों के अनुसार सबको कार्य करना है, और जो उन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। जब ऐसी अवस्था रहेगी या ऐसी स्थिति रहेगी, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो अधीनस्थ होते हैं तथा जो अधिकारी होते हैं उनमें पहल शक्ति कम होती है, ठीक है। तो कोई भी कार्य करने में फिर वे लोग पहल नहीं करते हैं और धीरे धीरे फिर ये संगठन के प्रति उदासीन होने लगते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है कि व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त होते हैं। तो ये जो संगठन होते हैं ये व्यवहारिक दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं, ये अनुपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्मिकों के व्यवहार को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यहाँ पर उनके कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। जो अच्छा कार्य करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा और जो अच्छा कार्य नहीं करेगा वह दंडित किया जाएगा। ये औपचारिक संगठनों का नियम होता है। फिर इसके बाद में इसमें लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब लाल फीताशाही क्या होती है? तो लाल फीताशाही शब्द कैसे आता है प्रशासन में, तो ये समझिए। तो पुराने समय में जब हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज सरकार को जब किसी फाइल पर कार्य नहीं करना होता था तो उस फाइल पर लाल धागा बांधकर उसको अलग रख दिया जाता था। तो उससे यह समझ आ जाता था कि इस फाइल पर अपने को कोई कार्य नहीं करना है, तो उसे कहते हैं लाल फीताशाही। अब यही लाल फीताशाही प्रशासन में एक दोष बन चुका है। इसका मतलब हो जाता है कि कार्यों में अनावश्यक देरी करना, कार्यों में अनावश्यक विलंब करना, यह कहलाता है लाल फीताशाही। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है नौकरशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इससे। तो औपचारिक संगठन जितने भी होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि नौकरशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मतलब जो अधिकारी होता है तो अधिकारी के मन में स्वामी की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह अपने आप को स्वामी समझने लगता है, ठीक है। जबकि वास्तव में देखा जाए तो जितने भी अधिकारी वर्ग होते हैं तो इनकी नियुक्ति किस लिए होती है? जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन यही अधिकारी अपने आप को साह समझने लगते हैं, यही अधिकारी अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं, जिसे कहा जाता है नौकरशाही, ठीक है। और जो ये अधिकारी होते हैं इनको नौकरशाह कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, और जो नौकरशाही होती है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो औपचारिक संगठन के कारण क्या होता है कि नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। फिर इसके बाद में अगला दोष इसका आता है अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना। तो कई बार क्या होता है कि जो औपचारिक संगठन होते हैं इसमें अधिकारों के दुरुपयोग करने की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। जिस अधिकारी को जो अधिकार प्राप्त है वह अपने अधिकारियों का कभी कभी गलत इस्तेमाल भी कर लेता है, और ऐसी संभावनाएं भी कई बार बनी रहती हैं, ठीक है। तो कई बार हमने देखा भी है कि अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे जो अधीनस्थ होंगे उनको अनावश्यक कारणों से दबाव में रखना, ठीक है। तो ये इस प्रकार की समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं। इसके बाद फिर जिस अधिकारी को कोई वाहन मिला है तो वह सरकारी कार्यों के लिए उसे दिया गया है, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत कार्यों में उसका उपयोग करता है। फिर और भी ऐसे बहुत सारे अधिकार होते हैं जिनका ये दुरुपयोग करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं
ये देखिए इसमें, तो जो अनौपचारिक संगठन होते हैं ये औपचारिक संगठन में ही बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो औपचारिक संगठन होते हैं तो औपचारिक संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे व्यक्तियों और सामाजिक समूहों के बीच जो गैर सरकारी तथा अनाधिकृत संबंध उत्पन्न हो जाते हैं और उनके आधार पर जो संगठन निर्मित होता है या जो संगठन बन जाता है तो उसे ही औपचारिक संगठन कहते हैं। और अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो अनौपचारिक संगठन होते हैं इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही बन जाते हैं। अब उदाहरण के लिए कि जैसे हम देखते हैं कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी संगठन में कार्य करते हैं, ठीक है, तो जब ये ऑफिस में काम करते हैं तो ये औपचारिक तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन ये जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये जब बाहर मिलते हैं, कार्यालय के ऑफिस के बाहर मिलते हैं, मान लीजिए किसी होटल में मिलते हैं या फिर किसी शादी पार्टी में मिलते हैं, तो वहां पर इनके बीच में जो मुलाकात होगी वह अनौपचारिक तरीके से होगी। आ रहा समझ में? और इस प्रकार से इनका यह जो संगठन होगा जो बाहर मिलते हैं पार्टी में, शादी में, होटल में, तो इस प्रकार का इनका जो संगठन यह क्या होगा? अनौपचारिक संगठन हो जाता है। ठीक है, तो जो अनौपचारिक संगठन होता है ये औपचारिक संगठन में ही पाया जाता है और इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतः ही बन जाता है। फिर इसके बाद में यह प्राकृतिक तथा सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है और इसे चार्ट तथा अभिलेखों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर यह संगठन या ये संगठन में सभी स्तरों पर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो औपचारिक अनौपचारिक संगठन होते हैं ये संगठन के सभी स्तरों पर पाए जाते हैं और ये पद सोपान जैसी व्यवस्था से मुक्त होते हैं। इन अनौपचारिक संगठनों में कोई पद व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार उदाहरण देता हूं कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जब ये बाहर मिलते हैं, बाहर मिलते मतलब किसी होटल में मिलते हैं, किसी पार्टी में मिलते हैं, तो अब वहां पर कोई उच्च अधिकारी नहीं है और नहीं कोई अधीनस्थ है, तो यहाँ पर एक समान तरीके से एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, तो वहां पर यह संगठन कैसा होगा? अनौपचारिक संगठन होगा। तो यह अनौपचारिक संगठन पदसोपान व्यवस्था से मुक्त होते हैं तथा इनके अपने नियम और पद्धतियां होती है जिनका ये पालन भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे कि अनौपचारिक संगठन अपने सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आज के इस पूर्ण और निराशाजनक युग में यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक राहत प्रदान करने वाला होता है अनौपचारिक संगठन। इसी कारण चेस्टर इरविंग बर्नार्ड कहते हैं अनौपचारिक संगठन के बारे में कि एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जब निर्वैयक्तिक संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। तो ऐसे संगठन को चेस्टर इरविंग बर्नार्ड अनौपचारिक संगठन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो अनौपचारिक संगठन है तो इसके कुछ गुण होते हैं, तो इसके कौन कौन से गुण होते हैं ये देखिए इसमें। तो पहला गुण होता है कि अनौपचारिक संगठन का निर्माण भावनात्मक तथा वैयक्तिक आधार पर होता है। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं इसमें भावनाएं पाई जाती है, एक दूसरे की समस्या को समझा जाता है, ठीक है, और इसमें वैयक्तिक आधार पर इन संगठनों का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि इनसे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा ये सामाजिक दृष्टि से आवश्यक भी होते हैं। ये इसका गुण होता है। इसके अलावा और भी इसके गुण हैं जो आगे देखिए इसमें। तो अगला गुण होता है कि इससे अनौपचारिक संगठन से कार्मिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इससे व्यावहारिक दृष्टि से पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जा, इससे या ये जो अनौपचारिक संगठन होते हैं इनसे व्यावहारिक दृष्टि से पूर्ण ज्ञान प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। तो ये जो अनौपचारिक संगठन होते हैं इनसे हम देखते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है या पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है इनसे, तो ये पूर्ण ज्ञान प्रदान करने में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है कि इससे प्रबंधकीय कुशलता में बढ़ोतरी होती है। तो जब अनौपचारिक संगठन बन जाता है किसी भी संगठन में तो इससे प्रबंधन में भी सहायता मिलती है, प्रबंधन की कुशलता में बढ़ोतरी होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है संचार व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु यह उपयुक्त होता है। फिर इसके बाद में अगला इसका गुण यह होता है कि इनसे औपचारिक संगठन के दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में
इससे संगठन में समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। इनसे आसानी से कोऑर्डिनेशन या आसानी से तालमेल संगठन में बैठाया जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला गुण इसका यह है कि यह मानवीय व्यवहार पर सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला इसका गुण यह होता है कि इसमें योजनाओं का निर्माण करना सरल हो जाता है, फिर योजनाओं का क्रियान्वयन करना आसान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये है अनौपचारिक संगठन के गुण। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अनौपचारिक संगठन के दोष, तो अनौपचारिक संगठन के नियम कानून इनका पालन इसमें नहीं होता है, जिसके कारण अनौपचारिक संगठन में कुछ कमियां उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए इसमें कौन कौन से कमियां हैं या कौन कौन से दोष हैं। तो पहला दोष इसमें देखिए कि इससे अस्पष्ट एवं गलत सूचनाएं फैलती है। तो कई बार क्या होता है कि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं तो इससे गलत सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये इसका दोष है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि प्रबंधन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो जब कोई नियम ही नहीं होगा, ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो फिर इससे क्या होगा, प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न होती है, प्रबंधन में अव्यवस्था फैल जाती है, जिसके कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद में अगला होता है कि इससे निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, इससे निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, मतलब ठीक से निर्णय नहीं लिया जाता है इसके कारण, अनौपचारिक संगठन के कारण। फिर इसके बाद में अगला आता है कि कार्यों का निष्पादन प्रभावकारी या प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पाता। तो जब कोई नियम ही नहीं होगा, जब कोई किसी से डरेगा नहीं या किसी का दबाव ही नहीं होगा, तो कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कार्मिक के संगठन में, ये ठीक से काम नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में अगला आता है कि इससे कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। ठीक है, तो जो अनौपचारिक संगठन होते हैं इससे कार्यों में देरी होती है। फिर इसके बाद में यह परिवर्तन का विरोधी होता है। तो परिवर्तन का विरोधी कैसे? अब मान लीजिए कि जो भी औपचारिक संगठन है, अब औपचारिक संगठन में सभी हिल मिलकर कार्य करने लगे। अब मान लीजिए कोई परिवर्तन करने की बात आती है तो ये सभी के सभी या सारे कर्मचारी तथा अधिकारी एक साथ मिलकर विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो यह परिवर्तन का विरोधी हो जाता है। फिर इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई होती है। तो इसमें यह नहीं समझ आता कि किसका कौन सा उत्तरदायित्व होगा, किसका कौन सा काम होता है, ये इसमें कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो इस आधार पर ये इसके दोष बताए जाते हैं जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए अंत में इसका निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष यह होता है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठनों के अपने अपने गुण दोष होते हैं और उपयुक्त गुण दोषों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों संगठनों की अपनी अपनी महत्ता है। औपचारिक संगठन के दोषों को अनौपचारिक संगठन के द्वारा दूर करने में मदद मिलती है और प्रत्येक संगठन या प्रत्येक स्तर पर अनौपचारिक संगठन पाया जाता है। और इसी आधार पर फिर चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने भी कहा है कि किसी संगठन में अनौपचारिक संगठन का होना जरूरी होता है। उनका यह मानना है कि जहां अनौपचारिक संगठन ना हो वहां इनका निर्माण जानबूझकर किया जाना चाहिए ताकि औपचारिक संगठन का संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सके। ये चेस्टर इरविंग बर्नार्ड ने कहा है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यह टॉपिक खत्म हो जाता है। इससे आपसे 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।